हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो बच्चों, आप सभी को पता है कि हमारी केमिस्ट्री में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है, जिसमें आपको 100 महत्वपूर्ण अति लघु 3% सॉल्यूशन के साथ करा रहा हूं। आज हम चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और जो बेल आइकन है उसको दबा लेना, जिससे आगे आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है बच्चों। हेलो स्टूडेंट्स, तो आपके लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि अनअकैडमी आपके लिए करा स्टूडेंट अनअकैडमी मेगा क्विज। यहाँ पर यार आप टेस्ट दे सकते हो। टेस्ट देकर आपकी जो तैयारी वो पता चल सकेगी बच्चों की आपकी तैयारी कैसी चल रही है। जो बच्चे क्लास 9th में हैं उनका एवरी सैटरडे मैथ्स का टेस्ट हुआ करेगा, जिसमें आपसे 20 MCQ क्वेश्चन पूछे जाएंगे बच्चों, जो कि 20 मार्क्स के होंगे। और ये आपका 1 आवर का टेस्ट होने वाला है बच्चों। और इसके बाद बच्चों आप संडे में भी टेस्ट दे सकते हो। क्लास 9th में जो बच्चे हैं वो संडे में टेस्ट दे सकेंगे, वो साइंस का टेस्ट होगा। वहाँ पर भी सेम प्रोसेस बच्चों, आपसे 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे MCQ, 20 मार्क्स के होंगे, और ये भी टेस्ट आपका 1 आवर का होने वाला है। लेकिन जो बच्चे क्लास 10th में हैं उनके लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है बच्चों, क्योंकि उनका टेस्ट एवरी डे होगा। एवरी डे आप 5 बजे, शाम के 5 बजे टेस्ट दे सकते हो। 30 क्वेश्चंस होंगे बच्चों, और ये 30 मार्क्स के होंगे। लेकिन आपको टाइमिंग यहाँ पर थोड़ी सी कम दी जा रही है बच्चों, केवल और केवल 30 मिनट। और अगर आप रेगुलर बेसिस पर बच्चों आप टेस्ट देते हो तो आपके लिए इससे बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। जो क्वेश्चंस है बच्चों वो टॉप एजुकेटर्स द्वारा क्यूरेट किए गए हैं, और इसमें आपको जो सिलेबस है बच्चों उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो यार सभी बच्चे टेस्ट जरूर देना, और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रहा हूं सभी की, उन लिंक पर क्लिक करो और टेस्ट देना स्टार्ट करो, जिससे आपकी जो प्रिपरेशन है और अच्छे से हो पाएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो इस चैप्टर से मैंने 5-6 क्वेश्चन यहाँ पर लिखे हुए हैं बच्चों। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उन्हीं क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर लिखा है। कोई फालतू क्वेश्चन आपको नहीं कराऊंगा, टेंशन मत लो। तो स्टूडेंट पहला जो क्वेश्चन है वो है मानक इलेक्ट्रोड विभव की परिभाषा लिखी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा भी गया है। ठीक है, आंसर नंबर 1 मानक इलेक्ट्रोड विभव। सारे क्वेश्चंस अच्छे हैं बच्चों, कोई भी फालतू क्वेश्चन नहीं है, टेंशन ना लो। और भी क्वेश्चन आप तैयार कर सकते हो अपनी तरीके से। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि टाइम कम बचा हुआ है, इसी वजह से आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इस सीरीज में करा रहा हूं। ठीक है, स्टैंडर्ड इंग्लिश में लिखना चाहते हो लिख सकते हो, इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, अब डेफिनेशन क्या होती है बच्चों, देखो इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव की डेफिनेशन में थोड़ा सा अंतर है। मैं मानक इलेक्ट्रोड विभव की बात कर रहा हूं तो लिखोगे यहाँ पर टेम्परेचर। मानक का मतलब कोई ना कोई हमें स्टैंडर्ड बना देना, जिसके अंतर्गत हमें रहना पड़ेगा। जैसे अब NTP और STP आपने नाम सुना होगा, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, और STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। वही कंडीशन यहाँ पर होती है कि यहाँ पर हमें कुछ मानक बनाने हैं। क्या मानक बच्चों, तो यहाँ लिखोगे 25 डिग्री सेल्सियस पर किसी धातु की छड़ को 25 डिग्री सेल्सियस पर किसी धातु की छड़ को 1 मोलर धातु आयन सांद्रता वाले 1 मोलर धातु आयन सांद्रता वाले उसी धातु के किसी लवण के विलयन में डुबोने पर धातु और विलयन के मध्य जो विभवांतर उत्पन्न होता है उसे मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, उसे मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ठीक है, ये डेफिनेशन हो गई, अभी समझाऊंगा, टेंशन मत लो। इसे E0 से प्रदर्शित करते हैं हम लोग, E0 से प्रदर्शित करते हैं, तथा इसे वोल्ट में मापा जाता है। प्रदर्शित करते हैं तथा इसे वोल्ट में मापा जाता है। इस चीज को बच्चों आप सभी याद रखोगे। ठीक है, वोल्ट में मापा जाता है। अगर मैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करता, अगर मैं इलेक्ट्रोड विभव की बात करता, तो वहां पर ना तो मैं वहां पर टेम्परेचर दिखाता बच्चों, और ना यहां पर ये सांद्रता जो है इसको दिखाता। वहां पर मैं कह देता कि किसी धातु की छड़ को उसी धातु के किसी लवण के विलयन में डुबोने पर धातु और विलयन के मध्य जो विभवांतर उत्पन्न होता है उसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। बट यहां पर हमने कुछ मानक माने हैं।
टेम्परेचर आपको केवल 25 डिग्री सेल्सियस रखना ही रखना है, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। एंड जो विलयन हम ले रहे हैं, अब देखो उसी धातु के लवण का विलयन है, तो जो विलयन लिया जा रहा है उसकी सांद्रता 1 मोलर होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, उससे कम नहीं होनी चाहिए। अब इसको थोड़ा सा समझिए बच्चों, हमने कोई पॉट ले रखा है, यहाँ पर कोई बर्तन है, यहां पर सपोज करो इस विलयन के अंदर हम जिंक धातु की छड़ को डुबोना चाहते हैं। ये किसकी छड़ है? जिंक धातु की। तो हमें बच्चों जिंक धातु की छड़, अब ये जिंक धातु है तो इसी धातु के लवण का विलयन होना चाहिए। ZnSO4 हम यहां पर क्या ले सकते हैं? ZnSO4 ले सकते हैं, उसी धातु के लवण का विलयन है। इस चीज को आप सभी को याद रखना बच्चों। अब टेम्परेचर जो है वो कितना होना चाहिए? 25 डिग्री सेल्सियस। इस चीज को आप सभी याद रखना है, टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 25 डिग्री सेल्सियस। किसी धातु की छड़ को मैंने यहां पर जिंक धातु ले रखी है, जिंक धातु की छड़ को हमने, और जहां पर जो विलयन ले रखा बच्चों ये है 1 मोलर धातु आयन सांद्रता वाला। इसकी जो सांद्रता है वो कितनी है? 1 मोलर है। 1 मोलर धातु आयन सांद्रता वाले उसी धातु के, इस पॉइंट को याद रखना, जिंक धातु की छड़ ली है तो जिंक सल्फेट ले लिया। अगर मैं यहां पर कॉपर धातु की छड़ लेता तो विलयन बच्चों यहां पर कॉपर सल्फेट का मुझे लेना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है उसी धातु के किसी लवण के विलयन में डुबोने पर। अब फिर समझिए, 25 डिग्री सेल्सियस पर किसी धातु की छड़ को 1 मोलर धातु आयन सांद्रता वाले उसी धातु के किसी लवण के विलयन में डुबोने पर धातु और विलयन के मध्य जो विभवांतर उत्पन्न होगा, जब ये प्रैक्टिकल कराया जाता है तो बच्चों इन दोनों के बीच एक विभवांतर उत्पन्न होता है, उसी को हम लोग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं, मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। बहुत इजी डेफिनेशन आप इसी से पूरी की पूरी बना सकते हो कि 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखना है, ये स्टैंडर्ड है, ये मानक है जो हमको फॉलो करने पड़ेंगे। तो 25 डिग्री सेल्सियस पर किसी धातु की छड़ को 1 मोलर धातु आयन सांद्रता वाले उसी धातु के किसी लवण के विलयन में डुबोने पर धातु और विलयन के मध्य जो बच्चों विभवांतर उत्पन्न होगा उसी को हम लोग मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इसे बच्चा हम E0 से प्रदर्शित करते हैं और इसको वोल्ट में मापा जाता है। किस में मापा जाता है बच्चों? वोल्ट में। और अगर इलेक्ट्रोड विभव की बात करता मैं तो बस थोड़ा सा अंतर करना, आपको इसको हटा देना है, बिल्कुल हटा दो इसको, और यहां पर जो हमने ये यूज किया इसको हटा देंगे। किसी धातु की छड़ को उसी धातु के, ठीक है ना, यहां से इतना हट जाएगा पूरा का पूरा, उसी धातु के किसी लवण के विलयन में डुबोने पर धातु और विलयन के मध्य जो विभवांतर उत्पन्न होता है उसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। यहां पर हमने जो कंडीशन मानी है वो आपको याद रखनी है। 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है और जो विलयन है उसकी सांद्रता 1 मोलर होनी चाहिए, तब बच्चों स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बन जाएगा। क्लियर है सभी को? चलिए पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका बच्चा, सभी स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं आपकी समझ में भी अच्छे से आ गया होगा। तो किसी भी क्वेश्चन में डाउट है आप हमें कमेंट करके बता सकते हो, सारे कमेंट्स को हम लोग पढ़ते हैं, रिप्लाई नहीं कर पाते उसके लिए सॉरी, ठीक है बच्चों। चलिए सेकंड क्वेश्चन, ननसर्ट समीकरण की व्याख्या कीजिए। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसको आपको अच्छे से तैयार कर लेना बच्चों, ठीक है। ननसर्ट इक्वेशन बहुत ज्यादा पूछी जाती है। देखो इलेक्ट्रोड विभव तथा मानक इलेक्ट्रोड विभव में जो संबंध है वो ननसर्ट इक्वेशन के द्वारा ही दिखाया जाता है। जो ननसर्ट इक्वेशन है वो इलेक्ट्रोड विभव तथा मानक इलेक्ट्रोड विभव के बीच एक संबंध दर्शाती है, ठीक है बच्चा। तो आंसर नंबर 2 देखिए, यहां पर आप डाल सकते हो ननसर्ट इक्वेशन, ननसर्ट समीकरण, ठीक है, इंग्लिश में लिख लो ननसर्ट इक्वेशन। एक बार इंग्लिश देख लेना, ठीक है ना। वैसे यहाँ तक है टेढ़ी मेढ़ी इसकी इंग्लिश यही है, NERNST, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू मी यही है, आप एक बार चेक कर सकते हो बच्चा, ठीक है, एक बार चेक कर लेना। फिर भी ननसर्ट इक्वेशन है क्या, तो यहां लिखोगे माना कि कोई इलेक्ट्रोड अभिक्रिया है हमारी, माना कि कोई इलेक्ट्रोड अभिक्रिया निम्न है। तो यहां पर मैं एक इलेक्ट्रोड अभिक्रिया दिखा रहा हूं बच्चा, ये Mn+ आयन है जो कि Aq है, जलीय है, प्लस Ne-, ठीक है, और यहां पर बच्चों बनता है M जो कि सॉलिड है, मतलब यहां पर धातु है, ये क्या है हमारी धातु है, और ये हमारे धातु आयन है, ये क्या है धातु आयन। N+ का मतलब क्या है बच्चा, N हमारा 1 हो सकता है, 1+, 2+, 3+, इस तरीके से आयन जो दिखाते हैं ना वो हमने N के रूप फॉर्म में दिखा दिए। इस अभिक्रिया के लिए ननसर्ट समीकरण निम्न है।
ये जो आपको इलेक्ट्रोड अभिक्रिया दिखाई दे रही है, इसके लिए जो नॉनसेट इक्वेशन बच्चों कुछ इस टाइप से दिखाया जाता है। E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 2.303 RT अपॉन NF log 1 अपॉन mn प्लस। ठीक है, ये हमारा है नॉनसेट इक्वेशन। बात आती है जब आपसे नॉनसेट समीकरण पूछा जा रहा है बच्चों, तो यहां पर आपको सारी चीजें बतानी पड़ेंगी। तो यहां पर हमारा E क्या है? E है बच्चों इलेक्ट्रोड विभव। E क्या है हमारा यहाँ पर? इलेक्ट्रोड विभव है। E नोट क्या है हमारे यहाँ पर? मानक इलेक्ट्रोड विभव है। मानक इलेक्ट्रोड विभव है। ठीक है, और R क्या है हमारा? सार्वत्रिक गैस नियतांक है। सार्वत्रिक गैस नियतांक, गैस नियतांक। और इसकी वैल्यू लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो 8.31 जूल प्रति मोल केल्विन। जूल प्रति मोल केल्विन। ठीक है, ये अभी मैं फॉलो करूंगा। एंड टी हमारे यहाँ पर बच्चा परमताप है। ठीक है, हमारा यहाँ पर परमताप है। एंड उसके बाद एन। अब देखो, अब इस अभिक्रिया में जितने भी आयंस इधर से उधर हो रहे हैं वही होता है हमारा एन। ठीक है, एफ हमारा क्या है यहाँ पर? फैराडे नियतांक है। एफ क्या बच्चा? फैराडे नियतांक है। इसकी भी वैल्यू आप सभी याद रख सकते हो, 96,500 कूलम। ठीक है, आपको रटना नहीं है, केवल समझना है। सारी चीजें बहुत ईजी हैं अगर आप इनको समझोगे तो। ठीक है ना, चलिए, वही इलेक्ट्रोड अभिक्रिया में प्रयुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है बच्चों। इलेक्ट्रोड अभिक्रिया में प्रयुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या Mn प्लस आयन यहाँ पर क्या है? धातु आयन सांद्रता है। ये क्या है हमारे यहाँ पर? धातु आयन सांद्रता। धातु आयन सांद्रता। ठीक है बच्चों, इस तरीके से देखो नॉनसेट इक्वेशन पूछे तो आपको सारी चीजें करनी पड़ेंगी जो मैंने यहाँ पर लिखा है। हमने हर चीज को बता दी कि इसमें सारी चीजें है क्या। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर n क्या है? जो इलेक्ट्रोड अभिक्रिया हो रही है इसमें प्रयुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। ठीक है, सारी चीज मैंने वहां पर बता दी है बच्चों। एक तो आप इस तरीके से नॉनसेट इक्वेशन को दिखा सकते हो। एक और कंडीशन इसकी बनती है बच्चों 25 डिग्री सेल्सियस पर, 25 डिग्री सेल्सियस पर। अगर हम 25 डिग्री सेल्सियस का मतलब होता है 298 केल्विन। ठीक है, अगर हम इसे 298 केल्विन पर दिखाएं, क्योंकि 1 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन होता है, शायद सभी को पता होगा बच्चों। अगर हम 25 डिग्री सेल्सियस पर इस इक्वेशन को देखें तो ये बनती क्या है? E बराबर, मैं सारी वैल्यू लगा देता हूं यहाँ पर, E नॉट माइनस 2.303 इंटू आर का मान यहाँ पर लगाऊंगा बच्चों 8.31 इंटू टी का मान लगाऊंगा 298 बटे एन, एफ की जगह में लगाऊंगा 96,500। ठीक है, लॉग 1 अपॉन mn प्लस। आप कैलकुलेशन कर लेना बच्चों, जब इसको आप पूरा कंप्लीट करोगे तो ये बचेगा ई नॉट माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग 1 अपॉन mn प्लस। एक कंडीशन हमारी ये भी बन जाती है जो कि 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर या 298 केल्विन ताप पर होगी। ये भी हमारा नॉनसेट इक्वेशन है। ठीक है, ये भी हमारा नॉनसेट इक्वेशन है, नॉनसेट समीकरण है बच्चों। तो नॉनसेट इक्वेशन को हम दो फॉर्म में दिखा सकते हैं। एक तो हमने ये देखा बच्चा, और अगर आप 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर देखना चाहते हो तो ये हमारी नॉनसेट इक्वेशन हो जाएगी। ई बराबर ई नॉट माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग 1 अपॉन mn प्लस आयन। क्लियर सभी को? तो बच्चों ये है हमारा नॉनसेट समीकरण। मैंने पूरी की पूरी व्याख्या कर दी है किस टाइप से हमारा नॉनसेट इक्वेशन निकल के आएगा। जल्दी से आप सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला जो क्वेश्चन है बच्चों वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, विद्युत रासायनिक श्रेणी, मिटा रहा हूं इसको मैं। नॉनसेट समीकरण, देखो जितने क्वेश्चन मैंने यहाँ पर दिखाए हैं वो तो इंपॉर्टेंट है, उसके साथ साथ अगर आपको और भी लग रहा है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट तो आप उनको भी तैयार कर सकते हो। ठीक है, अगर आपके पास टाइम है। और जिन बच्चों ने बिल्कुल भी तैयारी नहीं की है वो इन क्वेश्चंस को तो 100% तैयार करना, जो भी मैं आपको इस सीरीज में चैप्टर वाइज कराऊं। ठीक है बच्चों, चलो थोड़ा सा मिट गया, धीरे धीरे गायब क्यों हो जाता है, ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊं क्यों गायब हो जाता है। चलिए बच्चों, 2 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं हमारे। अब बात करते हैं आज का 3rd क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है। देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज मैंने आपको अच्छे से समझाई थी बच्चों। विद्युत रासायनिक श्रेणी, इंग्लिश में कहते हैं इसको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है बच्चों, डेफिनेशन क्या लिखेंगे? तो लिखोगे विभिन्न धातुओं को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव के क्रम में, उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव के क्रम में, इलेक्ट्रोड विभव के क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है, जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे
विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं, उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपसे पूछा जाता है तो बच्चों आपको यही डेफिनेशन लिख के आनी है जो मैंने आपको बताई है, ठीक है, कि बहुत सारी धातुएं हैं, अगर उन धातुओं को मानक इलेक्ट्रोड विभव के एक सीक्वेंस में रख दिया जाए, एक क्रम में रख दिया जाए, तो जो सीरीज हमें प्राप्त हो रही है बच्चा, उसी को हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। बात आती है इसमें अनुप्रयोगों की, ठीक है, एप्लीकेशंस क्या है। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुप्रयोग मैं आपको बता चुका हूं। यहां पर आप 2 अनुप्रयोग पूछे हैं तो 2 ही बताओगे। विद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुप्रयोग, ठीक है, अच्छे से तैयार कर लेना इनको। विद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुप्रयोग इंग्लिश में लिख लेना बच्चा, एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। 2 अनुप्रयोग मैं आपको बता रहा हूं, समझिए। विद्युत रासायनिक श्रेणी में, विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर स्थित धातु, ऊपर स्थित धातु अपने से नीचे स्थित धातु को, अपने से नीचे स्थित धातु को उसके लवण के विलयन से, उसके लवण के विलयन से मुक्त करती है, मुक्त करती है। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी आपने पढ़ रखी है। तो अगर मैं बच्चों इस रिएक्शन की बात करूं, Zn प्लस CuSO4, क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के आधार पर? तो मैं कहूंगा पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है? क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में Zn जो है बच्चों वो कॉपर से ऊपर स्थित है, तो Zn कॉपर सल्फेट से क्रिया करेगा, क्योंकि मैंने यही बोला है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर स्थित धातु, ऊपर कौन है? Zn। ऊपर स्थित धातु अपने से नीचे स्थित धातु को उसके लवण के विलयन से मुक्त करती है, अर्थात Zn CuSO4 से क्रिया करेगा और हमारा ZnSO4 प्लस Cu बन जाएगा। तो इसने क्या किया Zn ने, कि जो कॉपर धातु थी, कॉपर सल्फेट का विलयन है, तो इस विलयन से कॉपर धातु को इसने मुक्त कर दिया। यही तो मैंने बोला है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर जो धातु है वो अपने से नीचे स्थित धातु को, ऊपर स्थित धातु अपने से नीचे स्थित धातु को उसके लवण के विलयन से मुक्त करती है। समझ में आया है ना? ये रिएक्शन पॉसिबल है। अगर मैं इसका उल्टा करता, अगर मैं कहूं कि क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है Cu प्लस ZnSO4, तो बच्चों इसके आगे क्रॉस लग जाएगा, ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। उसका रीजन मैं आपको बता दूं, क्योंकि देखो जिंक जो धातु है वो कॉपर से ऊपर है, तो कॉपर धातु जिंक सल्फेट से क्रिया करेगी नहीं, क्योंकि ऊपर स्थित धातु अपने से नीचे स्थित धातु को उसके लवण के विलयन से मुक्त कर सकती है, लेकिन नीचे वाली धातु ऊपर वाली धातु को उसके लवण के विलयन से मुक्त नहीं करेगी। एक तो हमारा ये एप्लीकेशन हो जाएगा, एक अनुप्रयोग हो जाएगा बच्चा। दूसरा अनुप्रयोग आप यहां पर लिख सकते हो, विद्युत रासायनिक श्रेणी में, विद्युत रासायनिक श्रेणी में, विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर स्थित धातुएं, अगर दिख ना रहा हो तो लिख लेना, ठीक है ना, मैं जो बोल रहा हूं, हाइड्रोजन से ऊपर स्थित धातुएं, ऊपर स्थित धातुएं अम्लों से क्रिया करके, अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस विस्थापित करती हैं, हाइड्रोजन गैस विस्थापित करती हैं। देखो ऊपर के जो दोनों क्वेश्चंस आपको दिखाई दे रहे हैं ना बच्चा, 5 और 6, ये इन्हीं आधार पर है दोनों जो क्वेश्चंस, ये दोनों एप्लीकेशंस हैं, इसी आधार पर ये क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा। क्यों गायब हो जाता है, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो एप्लीकेशन सेकंड क्या कहता है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो धातुएं हाइड्रोजन से ऊपर हैं, जो धातुएं हाइड्रोजन से ऊपर हैं वो अम्लों से क्रिया करेंगी और हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाएगी। जैसे मैं Zn की बात करूं, Zn H2SO4 से क्रिया करेगा बच्चा और हमारे यहां पर ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाएगी। अगर मैं कहूं कि हाइड्रोजन से नीचे वाली, अगर मैं कॉपर का एग्जांपल लूं, कॉपर प्लस H2SO4 इज गिवन यू, क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कॉपर धातु हाइड्रोजन से नीचे है। हाइड्रोजन से नीचे की धातुएं अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस विस्थापित नहीं करती हैं। ये बच्चों है हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के ये 2 एप्लीकेशंस हैं, 2 अनुप्रयोग हैं। सभी बच्चे जल्दी से इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो चुका है और उम्मीद करता हूं आपके समझ में अच्छे से आ भी गया होगा। और जिन बच्चों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है यार, लाइक कर दिया करो, लाइक करने में
क्यों कंजूसी करते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। उसको भी मैं आपको कराने वाला हूं, कोलराउस लॉ, कोलराउस का नियम। मिटा रहा हूं उसको बच्चों। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं बच्चों ये, तो आप इनको आज ही तैयार कर लेना। कल आपको नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा केमिकल काइनेटिक्स, उसकी वीडियोस देखने को मिलेंगी। तो मुझे भी पता है बोर्ड एग्जाम नियर है बच्चों, तो मैं भी पूरी कोशिश कर रहा हूँ यार कि आपका जो भी मटेरियल मैं आपको देना चाहता हूँ वो जल्दी से कवर हो जाए, ठीक है। तो टेंशन ना लो, चैप्टर जो बचा हुआ थोड़ा सा हमारा, ठीक है, वो भी कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा सा पेशेंस रखा करो, क्योंकि यार धमाका सीरीज भी देनी पड़ रही है, रिएक्शन की सीरीज भी देनी पड़ रही है, सब कुछ आपको इस टाइम देना पड़ रहा है, ठीक है। 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। चौथा क्वेश्चन है हमारा कोलराउस का नियम, कोलराउस का नियम। देखो इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से तैयार करोगे बच्चों, क्योंकि देखो जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो तो आपको अच्छे से तैयार करनी पड़ेंगी। देखो बच्चों होता क्या है, जो दुर्बल विद्युत अपघट्य हैं उनकी मोलर चालकता जो है अनंत तनुता पर, अगर उसको हम ज्ञात करना चाहते हैं तो उसके लिए ही कोलराउस ने एक नियम दिया है, इसको हम कोलराउस का नियम कहते हैं। है क्या ये, तो यहां लिखोगे इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, अनंत तनुता पर, अनंत तनुता पर किसी दुर्बल या फिर किसी विद्युत अपघट्य की बात कर रहे हैं हम, तो किसी विद्युत अपघट्य की, किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता, किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता क्या है बच्चों, इस नियम के अनुसार अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्य की। देखो डेफिनेशन बहुत सिंपल है, इसमें आप आसानी से इसको तैयार कर सकते हो। अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता, इसके सभी धनायनों, इसके देखो धनायन होंगे, इसके सभी धनायनों एवं ऋणायनों, चलो मैं लिख दे रहा हूं यहां पर, इसके सभी धनायनों एवं ऋणायनों की आयनिक मोलर चालकता, आयनिक मोलर चालकता का योग होती है, ठीक है ना। ये डेफिनेशन है। देखो है कुछ नहीं, आप आसानी से उसको तैयार कर सकते हो। वही बात है यार, थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ेगा, बिना मेहनत के बच्चा कुछ नहीं होने वाला है। तो मैं इसको कुछ इस टाइप से लिख सकता हूं, लैम्डा एम इन्फिनिटिव, ये क्या है, अनंत तनुता पर मोलर चालकता। ये क्या होती है, एन प्लस, यहां पर एन प्लस दिखाओगे, लैम्डा इन्फिनिटिव, ठीक है, एन प्लस लैम्डा इन्फिनिटिव। सेम यहां पर करोगे प्लस एन माइनस लैम्डा इन्फिनिटिव। देखो रटोगे तो आप इसको रट नहीं पाओगे, ये रटने वाली चीजें नहीं बच्चों, ये समझने वाली चीजें होती हैं। अगर आप इसको समझ गए तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। ये है बच्चों हमारा कोलराउस का नियम। देखो इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से तैयार कर लेना, और अच्छे से तैयार आसानी से हो जाएगा, टेंशन मत लो, कोई टफ चीज नहीं है इसमें, ठीक है बच्चा। तो इसको तैयार कर लेना, वही है डेफिनेशन, अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता। अब देखो जो विलयन है उसमें यार धनायन भी होंगे और ऋणायन भी होंगे, तो उसके सभी धनायनों एवं ऋणायनों की आयनिक मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है, ठीक है। एन प्लस, उसमें बहुत सारे आयन्स होंगे, अब ये तो एन ही के यार सिंगल आयन होगा, तो एन प्लस और यहाँ पर एन माइनस लैम्डा इन्फिनिटिव, तो धनायनों एवं ऋणायनों की आयनिक मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है क्या, उस विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता। ये बच्चों आपका कोलराउस का नियम, ठीक है। तो हमारा चौथा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है, इसको भी अच्छे से तैयार कर लेना। ये 4 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। पूछा जाता है कोलराउस लॉ, इसलिए मैंने यहाँ पर अच्छे से समझा दिया, आपको अच्छे से तैयार हो भी जाएगा। डेफिनेशन इतनी टफ नहीं है कि आपको यहाँ पर रटना पड़े, ठीक है। और अलग देखो बहुत सारी डेफिनेशन होती है, एक डेफिनेशन इसकी कई डेफिनेशन हैं, ठीक है बच्चा। चलो मिटा रहा हूँ उसको मैं। चलो अब देखो 5वें और छठा जो क्वेश्चन है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के ऊपर आधारित है। अगर आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को अच्छे से पढ़ रखा है तो आपको बच्चा इनमें कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपको दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। चलिए समझिए क्या कह रहा है। 5वां क्वेश्चन समझिए, कारण सहित स्पष्ट कीजिए कि जिंक तनु HCl से अभिक्रिया करता है जबकि तांबा नहीं, ऐसा क्यों होता है। अब बच्चों समझिए, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो जिंक धातु है वो हाइड्रोजन से ऊपर स्थित है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो जिंक धातु है हाइड्रोजन के सापेक्ष प्रबल अपचायक होगी या उससे अधिक अपचायक होगी। इसी वजह से जिंक तनु HCl से क्रिया करेगी और हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाएगी। लेकिन कॉपर धातु हाइड्रोजन से नीचे है,
तो इन दोनों में अगर मैं हाइड्रोजन और कॉपर में बात करूं कौन प्रबल चाहेगा तो हाइड्रोजन होगी। इसी वजह से जो कॉपर है वो HCl से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करती। अब समझिए बच्चा, थोड़ा इसको डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए मैं यहां पर थोड़ा सा लिख दे रहा हूं, विद्युत रासायनिक श्रेणी में जिंक धातु हाइड्रोजन से ऊपर स्थित है, हाइड्रोजन से ऊपर स्थित है, इसलिए जिंक धातु HCl से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है, हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है, लेकिन तांबा हाइड्रोजन से नीचे स्थित है, हाइड्रोजन से नीचे स्थित है, इसलिए तांबा HCl से क्रिया नहीं करता है, तांबा HCl से क्रिया नहीं करता। इतना आपको लिखना है बच्चा, ज्यादा नहीं लिखना है यार, समझिए थोड़ा सा। अब इसको डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा टेंशन क्यों लेते हो। देखो बच्चा, Zn है, अब ये अपचायक है तो ये किस किस में टूट जाएगा, ये टूटेगा Zn प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स में, ठीक है। अब HCl की बात करूंगा मैं, तो HCl है हमारा बच्चा, तो ये टूटेगा किस में, H प्लस और Cl माइनस आयनों में। किस किस में टूटेगा, H प्लस और Cl माइनस आयनों में। जो Zn प्लस प्लस है ये Cl माइनस आयनों को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, तो Zn प्लस प्लस Cl माइनस। अब यहाँ पर यार एक आयन है, यहाँ पर 2 आयन है, तो मुझे यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा, तो क्या बनेगा बच्चों, ZnCl2। क्या लगाना, ये क्या बना, ZnCl2। और यार ये जो H प्लस और ये 2E माइनस हैं, ये आपस में खुद क्रिया कर लेते हैं, 2E माइनस, तो यहाँ 2 लगाऊंगा, तो क्या बन जाता है यहाँ पर, हाइड्रोजन गैस। इसी को अगर हम लोग कॉम्बिनेट करके लिखें तो यहाँ पर मुझे 2 यूज़ करना पड़ेगा, 2H प्लस 2Cl माइनस। अब समझिए बच्चों, अगर काटना चाहते हो तो यार ये कैंसिल हो जाएंगे ऐसे करके, ठीक है। 2Cl माइनस हैं ये आपस में कैंसिल, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कैंसिल, 2H प्लस हैं ये कैंसिल, ठीक है। अब जो बचा उसको आप लिख सकते हो, Zn बचा हुआ है तो Zn प्लस 2HCl बचा हुआ है इधर, Zn प्लस 2HCl, उधर देखिए क्या बचा हुआ है, ZnCl2 और H2 प्लस ZnCl2 प्लस H2। इस तरीके से बच्चों हमारी ये क्रिया हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से हमारी क्रिया होने वाली है ये। लेकिन अगर मैं कॉपर की कंडीशन में बात करूंगा तो कॉपर प्लस 2HCl इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। तो कॉपर जो वो HCl से क्रिया नहीं करता है बच्चा, और ये जब क्रिया नहीं करेगा तो यार कुछ बनेगा कहाँ से। लेकिन जिंक HCl से क्रिया करता है और जिंक क्लोराइड बनता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के ऊपर देखने को मिलेंगे। उन क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार कर सकते हो, क्योंकि वो रिपीटेड क्वेश्चन है, इस बार ही पूछे जा सकते हैं, अगली बार ही पूछे जाएंगे, उससे अगली बार ही पूछे जाएंगे। तो आपको इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर करके रखना है, ठीक है बच्चा। स्क्रीनशॉट सभी ने ले लिया होगा, ले लिया है ना, चलो मिटा देते हैं इसको। 5 क्वेश्चन भी हमारा कवर हो चुका है। अब बात करते हैं आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जो है आज का लास्ट क्वेश्चन। एंड नेक्स्ट वीडियो आपको जल्द ही देखने को मिलेगी, टेंशन मत लीजिए, क्योंकि मुझे भी चिंता है बच्चों की सीरीज जल्दी से समाप्त हो, ठीक है। ऑब्जेक्टिव की सीरीज समाप्त हो चुकी है, धमाका सीरीज आपकी हमारे विद्या हब चैनल पर चल रही है। जिन बच्चों ने विद्या हब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लेना, ठीक है। वहीं पर आपको लॉन्ग क्वेश्चन की जो सीरीज है, रिएक्शन की सीरीज है, वहां पर देखने को मिलेंगी। तो बच्चों इसमें कह रहा है कि कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में अगर हम लोहे की छड़ डाल दें तो विलयन का जो नीला रंग है धीरे धीरे गायब क्यों हो जाता है। अब इसका रीजन समझना। देखो जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो Fe है वो Cu से ऊपर है, जो आयरन है, जो लोहा है, वो कॉपर से ऊपर स्थित है। तो कॉपर के मुकाबले ये कैसा हुआ, अपचायक हुआ। तो ये जो है इसके विलयन से क्रिया करेगा और इसके जो कॉपर आयंस हैं उनसे क्रिया कर लेता है, या फिर हम कह सकते हैं कॉपर धातु मुक्त हो जाए। अब समझना, इसको मैं समझाना क्या चाहता हूं। देखो जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो आयरन है कॉपर से ऊपर स्थित है, ठीक है। तो Fe जो है ये हमारा विघटित होता है Fe++ एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स में। समझना है इसको थोड़ा डिटेल में। हमारे पास क्या है, कॉपर सल्फेट आयन है या कॉपर सल्फेट है, और बच्चों ये विलयन में किस किस में टूटेगा, Cu++ एंड SO4- में। ये जो Cu++ आयन आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, यही नीला रंग होता है। इन्हीं के कारण विलयन का जो रंग है वो कैसा है, नीला है,
ठीक है। लेकिन हमने इसमें क्या किया, हमने कॉपर सल्फेट के विलयन में क्या डाल दिया, आयरन। क्या डाल दिया, आयरन। अब आयरन क्या करेगा बच्चा, ये जो Fe++ है, ठीक है, ये SO4- से क्रिया करेगा और यहां पर बच्चों बन जाएगा, क्या बनेगा, FeSO4। क्या बनेगा, FeSO4। क्या बनेगा, FeSO4। और ये जो Cu++ आयन आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं और ये कन्वर्ट हो जाते हैं कॉपर धातु में। किसमें, कॉपर धातु में। इसी को आप कॉम्बिनेट करके लिख सकते हो। तो Cu++ आयन ऐसे कैंसिल, 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे कैंसिल, Fe++ हमारा यहाँ पर कैंसिल, SO4- यहाँ पर कैंसिल। अब जो बचा उसको मैं लिखूंगा, Fe+CuSO4 इज गिवन यू FeSO4+Cu। ये रिएक्शन होने वाली। अब समझना, देखो बच्चों, नीला रंग किसकी वजह से था, Cu++ आयनों की वजह से। लेकिन ये जो Cu++ आयन है इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेंगे और ये किसमें कन्वर्ट हो गए, कॉपर धातु में। तो क्या अब नीला रंग बचा उस विलयन का, नहीं बचेगा। तो जब हम कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में लोहे की छड़ डाल देते हैं तो उसका रंग नीला जो है वो समाप्त हो जाएगा, क्योंकि Cu++ आयनों की वजह से विलयन का जो कलर है वो नीला होता है। लेकिन ये जो Cu++ आयन है 2 इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट करते हैं और कॉपर धातु में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो विलयन में अब कॉपर आयंस नहीं बचे हुए हैं, जिस वजह से विलयन का जो नीला रंग है वो धीरे धीरे करके समाप्त हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो आप यहां पर क्या लिखोगे कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में FeCu से ऊपर स्थित है। ठीक है ना, FeCu से ऊपर स्थित है, इसलिए Cu के मुकाबले कैसा हुआ, अपचायक हुआ। और यहां पर लिखोगे विलयन में जो नीला रंग है वो Cu++ आयनों की वजह से होता है। लेकिन जब आयरन जो है वो सल्फेट से क्रिया करता है तो आयरन सल्फेट बनेगा और कॉपर आयंस जो हैं वो इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट करते हैं और कॉपर धातु में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिस वजह से अब जब विलयन में Cu++ आयन नहीं बचे हुए मेरे दोस्त, तो नीला रंग कहां से रहेगा। इसी वजह से विलयन का जो नीला रंग है वो धीरे धीरे करके गायब हो जाता है, क्योंकि विलयन में Cu++ आयंस खत्म हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने 6 क्वेश्चंस को डिस्कस किया बच्चों। तो आज की वीडियो आपको कैसे लगी यार, कमेंट करके बता देना। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और विद्या चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि वहीं पर आपको लॉन्ग क्वेश्चंस एंड इंपॉर्टेंट रिएक्शंस की सीरीज देखने को मिलेगी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।